हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का जो हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी का आज हम लोग सेकेंड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ सेल्स को देखा था कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, फिर एंटोनी वैन लेeuwenhoek आए, रॉबर्ट ब्राउन, सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सेल को डिस्कवर और कॉइन रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को किया था, लिविंग को जो है एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, और फिर सेल थ्योरी कैसे आई और उसके बाद जो है उसमें और जो वर्षाओं के द्वारा जो है सेल थ्योरी में एक और चीज़ जो है डाल दी गई थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है सेल्स नए डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लिमा, ये तीनों के तीनों वर्ड्स जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और एक चीज़ और बता देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लिमा तो एक ही वर्ड हो गए। और प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंस ये होता है कि हमारी जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स की जो फर्स्ट मेम्ब्रेन, उनके सेल की जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये उनके में एक एडिशनल है, वो हम में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाहर के इन्वायरमेंट, सेल के बाहर, क्योंकि सेल है, ये तो हम समझ रहे हैं। हमने क्योंकि अनियन पील वाला देखा, उसमें सारे सेल्स एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, किसी किसी टिश्यू में ऐसा भी होता है कि सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस रहती है, दो सेल्स के बीच में ना स्पेस रहती है। हम अभी आगे जो हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ में आएगा ये, इनके बीच में स्पेस भी रहती है। तो उस सिचुएशन में बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे बचाना, सेल को सेफ रखना होता है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये चीज़ याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सब मटेरियल्स को ही अलाउ करती है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल। सारी चीज़ इन आउट नहीं हो सकती सेल के अंदर, और सेल से बाहर भी नहीं जा सकती सारी चीज़ें। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही चीज़ों को एंट्री और एग्जिट जो है वो उसका अलाउ करती है, और ये रीजन है कि इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो उसका आंसर यहीं से है, क्योंकि वो कुछ ही सब मटेरियल्स को ही जो है एग्जिट और एंट्री उनकी जो है परमिट करती है, इसीलिए उसको हम जो है सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? इसमें डिफ्यूजन, और एक तो आपका डिफ्यूजन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। एक तो हमारा डिफ्यूजन है और दूसरा है हमारा ऑस्मोसिस। इन दो प्रोसेस से जो है हमारे सेल के, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे आहर बाहर जो है सामान, मतलब जो मटेरियल्स है वो बाहर और अंदर आते जाते हैं। तो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं वैसे अगर डिटेल में देखें तो। हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया और बल्क ट्रांसपोर्ट हो गया, ये तीनों ट्रांसपोर्ट आते हैं, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आ जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी बुक में कितना कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा, हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। इट इज़ ऑल्सो, ये हमने देख लिया था कि सिलेक्टिवली परमिएबल हो गया। अब यहाँ से आते हैं, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हमने स्टडी कर लिया है। बेसिकली जिन बच्चों ने केमिस्ट्री के चैप्टर्स को देखा होगा, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर्स में, उनमें डिफ्यूजन के बारे में बताया था। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे हम एक जगह पर अगरबत्ती चलाते हैं किसी भी रूम के किसी भी एक कोने में, और पूरे रूम में जो है उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस जो है पूरे रूम में फैल जाती है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस। और इसी प्रोसेस से जो है, और ये जो है ना डिटेल में मैंने पुरानी वीडियोज़ में डाल रखा है, या पीछे जो अभी वीडियोज़ गई हैं उसमें दिया हुआ है मैंने, मतलब जो हमारी इससे पहले के जो चैप्टर्स है उनकी जो वीडियोज़ है उसमें डाला हुआ है ये मैंने, ठीक है, डिफ्यूजन का पूरा डिटेल, तो उसको वहाँ से समझो। और वैसे बस इतना पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होती है चीज़ों की, बस। इन अर्लियर चैप्टर्स वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये डिफ्यूजन, इतना ये डिफ्यूजन में देयर इज स्पॉन्टेनियस, अचानक से मूवमेंट होती है, ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जो है
मूवमेंट होती है, जहाँ पे कोई मटेरियल ज़्यादा है उस जगह से दूसरी जगह पर चल जाता है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, और इसका जो केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में आपको बताया हुआ है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स व्हेन, फॉर एग्जाम्पल, सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेल्यूलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। सेल्यूलर वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेने के बाद एक वेस्ट क्रिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे सेल का वेस्ट है, इसलिए इसे हम सेल्यूलर वेस्ट कहते हैं। तो इसको बाहर होना होता है, एक्सक्रीट होना होता है। तो होता क्या है, इसमें एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाता है, एक सेल में एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन में सेल जो CO2 होता है इनसाइड द सेल। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। अब एक्चुअली होता क्या है कि सेल में से एक्यूमुलेट होता गया ना, तो सेल में ज़्यादा हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा CO2 सेल में होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। सेल के बाहर जो होता है वहाँ कम CO2 होती है और अंदर ज़्यादा CO2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो यहाँ पर क्या होता है, एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है CO2 का इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यही डिफ्यूजन का प्रोसेस है। सेल ने क्या किया, एक्यूमुलेट कर दिया CO2 को, और उसके बाद अपने आप जैसे ही उनमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, जैसे उनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आया, अपने आप ही वो आउट हो गया CO2। तो इस तरह से ये होता है। इसके बाद सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। इसी तरह से O2 का भी होता है। O2 में क्या होता है कि बाहर अंदर तो धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे एक्यूमुलेट कर रहे थे हम CO2 को, वैसे धीरे धीरे अब O2 जो है वो लैक होगा, सेल के अंदर नहीं है ना, कम हो रहा है, उसको जरूरत है O2 की, तो उसमें कमी हो रही है, और बाहर के एटमॉस्फेयर में एज कम्पेयर टू दैट ज़्यादा O2 है। तो उस सिचुएशन में फिर वही सेम थिंग होती है, वो वहाँ से अंदर डिफ्यूज इन हो जाता है और डिफ्यूज आउट तब जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। तो जहाँ अगर बाहर आउटसाइड मीडियम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो वहाँ से इनसाइड मीडियम में चला जाएगा, इनसाइड मीडियम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो आउटसाइड मीडियम में चला जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। दस डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डिफ्यूजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गैशियस एक्सचेंज में। बिटवीन द सेल्स भी होता है, दो सेल्स के बीच में भी होता है, या सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में भी होता है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, इन वाटर के केस में हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू विच सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। The movement of water across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in water। अब वाटर की कितनी मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगी, कैसे होगी, उसमें ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ वाटर में डिजोल्व है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब वाटर का केस आता है। दस ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये डिफरेंस होता है ऑस्मोसिस और इसमें कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डेफिनेशन में कि इसमें हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जो प्रोसेस है वाटर के पासेज की, वो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, जो कि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है, वो इजीली हो जाता है। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? अब ये ऑस्मोसिस के तीन प्रोसेस है, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ये प्रोसेस होंगे यहाँ पर, और आपको ये पता होना चाहिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पूरा दे रखा है, यहाँ पे देख लो आप, हाइपोटोनिक के बारे में, आइसोटोनिक, ये तीन मीडियम्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इन तीन मीडियम में तुम देखोगे कैसे एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ये जो है ना ऑस्मोसिस के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऑस्मोसिस के ही पार्ट्स हैं, और इसमें हम देखेंगे एंडोऑस्मोसिस के बारे में, एक्सोऑस्मोसिस। अभी बता देती हूँ थोड़ा सा एंडोऑस्मोसिस के बारे में, कि जब भी वाटर जो है ना इट डिफ्यूजेज इनटू द सेल ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। जब आउटसाइड द सेल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उस सिचुएशन में हम उसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, जब आउटसाइड द सेल में कॉन्सेंट्रेशन हाई है वाटर का और वाटर डिफ्यूज करते हैं तो उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। एंड व्हेन वाटर डिफ्यूजेज आउट ऑफ द सेल ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल देन इट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस तरह से जो है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में ये प्रोसेस एक्सोऑस्मोसिस की और एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब वाटर जो है इनटू द सेल जाएगा, डिफ्यूजेस इनटू द सेल ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और इन जब इन होगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा। डिफ्यूज इन द सेल इनटू द सेल मींस एंडोऑस्मोसिस, डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल मींस
एक्सोऑस्मोसिस। तो ये इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ये होता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक मीडियम्स में। अब देखो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। अच्छा, बाहर जो सेल है, मतलब सेल के बाहर के एरिया में मीडियम जो है उसमें ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू द सेल। मतलब वही बात, बाहर ज़्यादा एक्यूमुलेशन और अंदर कम। मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जहाँ वाटर कम होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना। डाइल्यूट द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। इस सिचुएशन में सेल क्या करेगा, अब भाई सेल में कम पानी है, बाहर ज़्यादा पानी है, तो गेन ही तो करेगा। मतलब वो इक्वेट करेगा उसको, बाहर और अंदर के मीडियम में वाटर को इक्वल करना है, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ले लिया जाएगा। तो सेल जो है क्या होगा, गेन करेगा वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अब तुम खुद ही सोचना कि यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस हो रही है या एक्सो ऑस्मोसिस, इन हो रहा है, डिफ्यूज इन हो रहा है या डिफ्यूज आउट हो रहा है, ये तुम पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शंस। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, उसके बोथ डायरेक्शन में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है पास हो सकते हैं, बाहर भी और अंदर भी। बट मोर वाटर विल कम। इस सिचुएशन में जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा वाटर जो है एक्चुअली यही होता है। ये ऐसा नहीं होता कि वाटर जो है सारा अंदर चला गया और अंदर का वाटर को कुछ नहीं हुआ, अंदर बाहर दोनों चीज़ होती है। लेकिन जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एंडोऑस्मोसिस की बात होती है तो उस सिचुएशन ज़्यादा वाटर जो है अंदर जाता है और कम वाटर बाहर निकलता है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो वाटर इन हो जाता है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. जो leave करेंगे उससे ज़्यादा सेल के अंदर आ जाएंगे water. The net जो overall देखते हैं हम वही बता रहे हैं, result is that water enters the cell. और इस सिचुएशन में सेल क्या होगी, स्वेल हो जाती है। और ये हमारा सिचुएशन होता है एंडोऑस्मोसिस का, सेल जो है स्वेल अप हो जाती है। इफ द मीडियम हैज एक्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल। अब यहाँ पे तुम्हें बताया गया आइसोटोनिक, हाइपो, हाइपर एंड आइसो। आइसो मतलब इक्वल, बाहर जितना अंदर भी उतना। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी मूवमेंट होगी वो भी इक्वल हो जाएगी, तो इस सिचुएशन में नेग्लिजिबल हो जाता है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कोई मूवमेंट नहीं होती, नेट नहीं होती, होती तो है लेकिन इक्वल होती है। Such a solution is known as isotonic solution. जैसे कि water crosses the cell membrane in both directions, जैसे हर एक में हो रहा है, but the amount of water going in is the same as the amount of water going out, so there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. अब यहाँ पे जितना वाटर बाहर एग्जिट हो रहा है उतना ही एंटर भी कर जा रहा है, तो इस सिचुएशन में सेल का साइज चेंज नहीं होता आइसोटोनिक मीडियम में। इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी कम होना, ठीक है। डाइल्यूट मतलब पानी का अमाउंट ज़्यादा होना। द सेल विल लूज वाटर, ऐसे में लूज करता है वाटर बाय ऑस्मोसिस। बाहर जो मीडियम है अगर वो बिल्कुल सूखा है, कॉन्सेंट्रेटेड है बिल्कुल, उसमें वाटर कम है और अंदर पानी है, तो ऑब्वियसली इक्वेट करने के लिए क्या होगा, बाहर चल जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। एक्सोऑस्मोसिस होगी जब डिफ्यूज आउट होगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, फिर वही केस होगा, बाहर और अंदर दोनों साइड ही कंटिन्यूसली चल रहा है प्रोसेस। बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स। इस बार जितना एंटर करेगा उससे ज़्यादा लीव करेगा, देयरफॉर द सेल वॉल विल श्रिंक। इस सिचुएशन में सेल वॉल सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। Thus osmosis is special case of diffusion through a selectively permeable membrane. इसीलिए हम कहते हैं कि osmosis एक different case है, इसमें selectively permeable membrane involve होता है। Now let us try out the following activity. अभी एक्टिविटी तो आप खुद करोगे, ये एग के बारे में बताया गया, ऑस्मोसिस विथ एन एग। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। हम इसे घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ड्राइड रेजिन्स के साथ या एप्रिकॉट्स के साथ भी करते हैं हम लोग। किशमिश को डालकर चेक करते हैं तो होता यही है ना कि अंदर एंटर कर जाता है मॉर्निंग तक, तो ये हम कर सकते हैं। ये हमारा एंडो एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में हमें पता चलता है इससे। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। इनमें भी ऑस्मोसिस ही होता है इसी तरीके से जैसे हमने भी स्टडी किया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। उसमें भी सेम यही चीज़ होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है प्लांट के रूट्स में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। डिफ्यूजन इसलिए हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस के एक्सचेंज में भी और वाटर के एक्सचेंज में भी। अब ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को भी डिनोट कर रहा है, क्योंकि है तो वो भी डिफ्यूजन ही, बस उसका केस डिफरेंट है कि उस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ हो रहा है और वाटर में हो रहा है।
इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अब यहाँ तो हमने वाटर की बात कर ली और हमने साथ में गैसेस की बात कर ली, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए सेल को वर्क करने के लिए, एनर्जी भी तो चाहिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी के वो मूव करते हैं एटीपी के थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का यूज होता है इसमें, ठीक है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी के जो हमारी बॉडी में बनते हैं। और ये जो इसमें हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से बना रहता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। लिपिड्स भी अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स ही होता है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देख सकते, बस हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हर जगह अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है और ना इनगल्फ भी कर लेते हैं इससे बहुत। जैसे यूनिसेलुलर अमीबा है, वो क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है फूड को, मैंने बताया था ना, पूरा कैप्चर कर लेता है चारों ओर से, तो उसे इनगल्फ करना कहते हैं। तभी उसका चेंजिंग शेप है, जहाँ उसे फूड मिलता है उसी डायरेक्शन में घूम करके उसको इनगल्फ कर लेता है, और दूसरे मटीरियल्स को भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अलग अलग होते हैं एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, लेकिन आपको एंडोसाइटोसिस दिया हुआ है तो आप इसको स्टडी करो। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। ये प्रोसेस का एग्जांपल अमीबा है, वो एंडोसाइटोसिस से, फैगोसाइटोसिस से जो है एक्वायर करता है अपने फूड। फैगोसाइटोसिस ही इसका जो है ब्रॉड वो आता है। अब सेल वॉल और न्यूक्लियस हमारे पास है। सेल वॉल और न्यूक्लियस जो है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में जो है अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।